उसके जो है यहाँ पर एक मस्सा हुआ करता था। तो मस्सा है अभी भी, अब तो थोड़ा मोटा तगड़ा हो गया है, बड़ा हो गया है। तो उसके जो है चिढ़ाने के लिए उसको हम लोग, ओठ पे मस्सा था तो एक मैं गाया करता था हमेशा, अब मैं समझा तेरे रुखसार पे तिल का मतलब, दौलते हुस्न पे दरबान बिठा रखा है। ऐसे ही टीचर क्लास में घुसे हैं, उसने मुझसे कहा राहुल पंखा चलाओ, तो मुझे लगा कि इसी ने बंद किया होगा। तो हम तो सर क्लास में घुसे हैं, जाके पंखा चला रहे हैं। मैंने स्विच ऑन किया और जैसे ही पंखा घूमा वो सारा कूड़ा जो है पूरे क्लास में बिखर गया। मतलब शरारतें तो अब शरारत इस तरह मार मैं खाया। सबसे पहले तो मैं सब पढ़े सब बढ़े से हटा करके जो पढ़े वो बढ़े पे का नारा दूंगा, बदल दूंगा उसको कि जो पढ़े वही बढ़े। पहले मिले यूपी कॉलेज में, और मुझे लगता है कि मैथमेटिक्स का अगर टीचर के रूप में बनारस के अवार्ड दिया जाना चाहिए काशी के, तो के मिश्रा सर को और सुधीर चंद सिंह सर को देना चाहिए। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिनका परिचय का कोई मोहताज नहीं है। आप सब जानते हैं पूर्वांचल के जाने माने हस्ती आज हमारे साथ मौजूद हैं, जो संत अतुलानंद परिषद के सचिव और सेवा भारती समिति काशी प्रांत के अध्यक्ष भी रहे हैं। हमारे साथ हैं राहुल सिंह जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबको प्रणाम भी करता हूं सुबह की, और धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे ये अवसर दिया कि अपनी बात मैं लोगों तक पहुंचा सकूं। सर, जैसा कि आजकल जो छात्र हैं वो किताबी ज्ञान न रहकर वो डिजिटलाइजेशन पे जा रहे हैं, मोबाइल फ़ोन वगैरह पे जा रहे हैं, एक विचारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, चल रही है आजकल। उस पर आपके क्या कहना है? उत्सव जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये विचार ही गलत है। आज के छात्र नहीं, आप आज के युवा कहिए, और युवा ही नहीं, आज के लोग कहिए, आज के व्यक्ति कहिए, क्योंकि मोबाइल पे तो हर व्यक्ति लगा हुआ है, या 50 साल का है, 60 साल का है। मैं भी मोबाइल यूज़ करता हूँ, आप भी करते हैं। तो छात्रों को ही दोष क्यों देना? और छात्रों ने मोबाइल स्वयं नहीं बनाया है, उनको बना के व्यापारियों ने दिया है। तो एक तरह से आप ये कहिए कि जो वैश्विक व्यापार है उसको बढ़ावा देने के लिए कुछ व्यापारियों ने इस तरह की योजना बनाई कि एक मोबाइल फ़ोन बनाएंगे और उसमें ये चीज़ें रहेंगी, जो कि लोगों की सुविधा के लिए था, व्यापार की सुविधा के लिए। आज हम उस सुविधा का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो बड़े भी कर रहे हैं, तो हम छात्रों को दोष नहीं देंगे। हाँ, उनको इसके हानियाँ बता सकते हैं, जैसे समय का खराब होना। एक अच्छे विद्यार्थी के लिए अगर उसका आधे घंटे बहुत कीमती होता है, अगर वो मोबाइल पे समय दे रहा है, तो उसका पढ़ाई पे समय दे रहा है, तो भी जो चीज़ आप शिक्षक से पढ़ सकते हैं, जो चीज़ आप स्वाध्याय से पढ़ सकते हैं, उसको मोबाइल के माध्यम से पढ़ने पे आपकी निर्भरता मोबाइल पर हो जाती है। तो हम विद्यार्थियों को राय देंगे कि उनका समय कीमती है, वो इसका प्रयोग कम से कम करें, सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। और हम तो मान लीजिए अपनी जो भी करना था कर चुके हैं जीवन में, तो हम मोबाइल प्रयोग कर रहे हैं, तो हमें देख के आप अगर नकल करें कि आप कर रहे हैं तो मुझे क्यों मना कर रहे हैं? बिल्कुल सही है। मैं उनको राय देना चाहूँगा, 21वीं सदी के बच्चे हैं, उनको हाईटेक होना भी चाहिए। उनसे आप ये तो कल्पना नहीं कर सकते कि नहीं वो 18वीं सदी के 17वीं सदी के बच्चे की तरह व्यवहार करें। कहा गया ना, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, और परिवर्तन ही शाश्वत है। बाकी सब चीज़ें तो आती जाती रहती हैं। तो हम आप एक सवाल पूछते हैं, अक्सर हम लोगों से पूछा करते हैं, और आपसे पूछना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑडियंस भी हमारे कुछ हैं जो आपके मार्गदर्शन, आपके प्रेरणा स्रोत हैं, जो आपको अपना आदर्श मानते हैं, आपके जैसा बनने की इच्छा उनकी है। तो उनके लिए, जैसे आप इस इतने बड़े शैक्षण संस्थान के संचालक हैं, तो इसमें चुनौतियां बहुत आई होंगी, उससे आप कैसे निपटे थे? ये तो आपने थोड़ा कठिन प्रश्न किया है उत्सव जी। चुनौतियाँ, चूँकि देखिए मैं पेशे से हूँ इंजीनियर, पढ़ाई मेरी इंजीनियरिंग की हुई है, तो मुझे लगता है कि पढ़ाई के समय ही काफ़ी चुनौतियाँ हमारे अंदर दी जाती हैं, और चुनौतियों से लड़ने की कला सिखाई जाती है। रही मेरी बात, तो मैं नौकरी करता था, और मेरे पिताजी चूँकि संस्थान के संस्थापक वही थे, माता पिता दोनों शिक्षक थे, माँ भी हमारे साथ है, तो वो दोनों शिक्षक थे। इस नाते से संघर्ष हमारे जीवन का अभिन्न अंग था।
मेरे बाबा जिनको हम दादा कहते हैं, तो दादाजी हमारे किसान थे, उनके पिताजी भी किसान थे। तो हम किसान परिवार से आते हैं, तो संघर्ष हमारे खून में है। हमें कोई ऐसी बड़ी चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा। रही बात कई बार समाज से आपको पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता है तो आप हतोत्साहित होते हैं, लेकिन मैं स्वामी जी की कृपा कहूँगा, स्वामी अतुलानंद जी महाराज की, और हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद रहा। मेरे पिताजी की ज़बरदस्त जिजीविषा रही, संघर्ष करने की क्षमता थी कि उन्होंने मुझे संघर्ष करना सिखाया। आर्थिक रूप से कई बार परेशानियां आई परिवार के सामने संस्थान को चलाने में, क्योंकि जब ये संस्थान 1980 में शुरू हुआ था तब आर्थिक रूप से धनी संपन्न न हमारा समाज था, ना ही जो है किसी अन्य मिशनरी स्कूल के अलावा किसी अन्य विद्यालय को लोग तरजीह भी नहीं देते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो कई बार वेतन इत्यादि को लेके बड़ी कठिनाई आती थी, लेकिन मित्रों के सहयोग से, पिताजी के और समाज के सहयोग से हमारे अभिभावक शुरू से लेके आज तक, हमारे अभिभावक 99% हमसे प्यार करते हैं, हमारे संस्थान से प्यार करते हैं। शायद यही कारण रहा कि मुझे किसी बड़ी चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा। तो आपने परिवार के बताए, सब कुछ समस्याओं को बताया, चुनौतियों का कठिन, इतना समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा। नहीं। लेकिन अब एक सवाल है कि जो छात्र आजकल भटक जा रहे हैं, वो जिनके अपने लक्ष्य निर्धारण नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे कि लक्ष्य निर्धारण, एक प्रेशर डाल दिया जाता है, परिवार वाले प्रेशर डाल देते हैं कि तुम्हें डॉक्टर ही बनना है, लेकिन उनके सपने, उनके ड्रीम को वही ध्वस्त कर दिया जाता है। उत्सव जी, आप बार बार अपनी बातों में आजकल शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। आजकल इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैं जहाँ तक देख रहा हूँ, हमसे मिल रहे हैं, हम लोगों से मिल रहे हैं, तो हमें यही सुनने को मिलता है कि पापा नहीं मानेंगे, पापा ने मना किया है। क्योंकि हम भी जब ये स्टार्ट किए थे, स्टार्टअप करे थे, तो हमें भी कहीं ना रोका गया था कि ये कर रहे हो, नौकरी कर लो, इससे क्या ज़रूरत है। इसलिए मेरे अंदर भी ये जिज्ञासा हुई कि हम पूछेंगे, आपसे ज़रूर पूछेंगे। तो आप इसका, तो सबसे पहले तो उत्सव जी आपको और आपकी पूरी टीम को बधाई कि आपने एक चैलेंज स्वीकार किया, स्टार्टअप शुरू किया, और आजकल शब्द का आप प्रयोग कर रहे हैं। तो उस पर मैंने टोका इसलिए कि आजकल नहीं, ये हमेशा से रहा है, सदैव रहा है कि बच्चा क्या करेगा, इसको लेकर के माता पिता के मन में एक चिंता रहती थी, दुविधा रहती थी। देखिए, जनसंख्या पहले कम थी, हमारे जितने इंजीनियरिंग में, मेडिकल में सीट्स थी, उसके हिसाब से अच्छे विद्यार्थी भी कम पैदा होते थे, और पहले सब पढ़ें सब बढ़ें, ऐसी बातें नहीं थी। मुझे लगता है कि फिर से उसको बदलना चाहिए कि जो पढ़े वही बढ़े। तो जब बच्चा पढ़ रहा है, उसकी अगर क्षमता पढ़ने में है, अब पहले कहावत थी, पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब, खेलो कूदोगे होगे खराब, ये किसी ने बना दिया रहा होगा। लेकिन अब वो चीज़ें बदल गई हैं, अब कैरियर ऑप्शंस बदल गए हैं। अब आपको जो आप आज कर रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं या आप इंटरव्यू कर रहे हैं, ये भी एक कैरियर है। अच्छा कैमरामैन होना भी एक कैरियर है, अच्छा म्यूजिशियन होना भी एक कैरियर है। और हमें बच्चों को ये बताने की आवश्यकता है कि कितने स्पेक्ट्रम ब्रॉड हो चुका है, कितनी चीज़ें खुल गई हैं। मैं कह रहा हूँ, मैं 7-8 साल से जो नया विद्यालय बनाया उसके लिए अच्छा कैंटीन चलाने वाला खोज रहा हूँ। बिल्कुल, मुझे नहीं मिलता अच्छा कैंटीन चलाने वाला जिसके अंदर समर्पण हो, जो अपने समोसे की महक से खुद मस्त हो जाए और वो लोगों को खिलाने में उसको मजा आए। बिल्कुल, मेरा पैसे के लिए काम ना करे, वो आनंद के लिए काम करे कि मुझे बनाने में आनंद आ रहा है, खाने वाले को भी आनंद आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं अपने ऑडियंस से कहूँगा भी कि कोई अगर ऐसा हो तो सर से जरूर कांटेक्ट करिएगा। जो भी अगर आपको काम ईश्वर ने दिया, देखिए काम मनुष्य नहीं देता। बिल्कुल। मैं जबरदस्ती मैं अपने आप को भाग्य विधाता बनूं कि नहीं, आई हैव गिवन यू नौकरी, आई हैव गिवन यू जॉब, ये तो गलत बात है। काम जो भी देता है ईश्वर देता है, और ईश्वर पे आस्था रखिए, धैर्य रखिए। मुझे लगता है कि आज के जो आप बात किया आपने, जो कमी आई है, हाँ, पहले और अब में जो परिवर्तन आया है, उस परिवर्तन में सबसे बड़ा परिवर्तन है धैर्य की कमी। हाँ, लोगों के अंदर धैर्य की कमी, वो जल्दी आगे आप सड़क पे भी देख सकते हैं, एक 50 साल का युवक रॉन्ग साइड मोटरसाइकिल लेके जा रहा है, उधर से कोई आ रहा है और उसने अगर रोक दिया, एक पढ़े लिखे व्यक्ति की बात बता रहा हूँ, बिल्कुल, तो जरा सा टच हो गया तो झगड़ा करने पे उतारू हो जाते हैं। पहले इस तरह के झगड़े कम हुआ करते थे। हमारी बनारसी मस्ती थी, हम भी बचपन में यहाँ घूमे हैं, और अगर किसी से लड़ भी जाता था तो का भाई देख के चलावा,
करके थोड़ा आगे बढ़ जाते थे, हंसते हुए चलते थे। कई सड़क पे भी कोई इस तरह का वो नहीं था। तो धैर्य की कमी क्यों हुई, इस पे मोबाइल को दोष दूंगा मैं। धैर्य की कमी आई है मोबाइल की वजह से। आपके अंदर समय नहीं है, आपने 2 बार किसी को कॉल किया, नहीं लगा, तुरंत आप अधीर हो जाते हैं कि अरे मोबाइल नहीं लगा। पहले भी 1-1 घंटा हम लोग अपने घर पे बात करने के लिए मोबाइल लैंडलाइन से फ़ोन मिलाते थे, एसटीडी कोड डायल करके। फ़ोन नहीं मिलता था, वापस हॉस्टल में चले जाते थे कि बात नहीं हो पाई। 1-1 महीने माता पिता से बात नहीं हो पाती थी। अब ज़रा 3-4 बार आप मोबाइल से डायल करिए, टी कर कट जाता है, तो आप तुरंत दोष दे देते हैं नेटवर्क कंपनी को कि अब एयरटेल आजकल लग नहीं रहा है, ख़राब हो गया है। जियो ले लीजिए, जियो बढ़िया चल रहा है। तो जब ओवरलोड हो जाए कुछ दिन में तो जियो भी ख़राब करने लगेगा काम। तो मुझे लगता है कि बच्चों के अंदर, और बच्चों क्या, मैं तो 50 के ऊपर हूँ, लेकिन जो 50 के नीचे हैं सबको मैं धैर्य रखने के लिए प्रेरित करूँगा, कहूँगा कि जय विधि राखे राम, तेहि विधि रहिए, राम राम कहिए, राम राम कहिए। थोड़ा सा धैर्य रखिए और राम के ऊपर भरोसा रखिए, ईश्वर के ऊपर भरोसा रखिए। जिस पे आपकी आस्था है, आपकी आस्था मस्जिद में है तो वो भी वहीं से ऊर्जित है, आपकी आस्था मंदिर में है तो वो भी वहीं से ऊर्जित है, और आपकी आस्था चर्च में है तो वो भी वहीं से ऊर्जित है। और जिसको हम ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं, सबको ऊर्जा वहीं से मिलती है। मेरा यही कहना, मेरा यही संदेश है आपके माध्यम से। धन्यवाद। और हम ज़्यादा विस्तार से नहीं लेके चलेंगे कि हमारा पॉडकास्ट है, तो थोड़ा हम अच्छे मूड में और छात्रों को, ऑडियंस को एक वे में लेके चलने की कोशिश करेंगे। तो सर, हम आपके व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं, तो हम अपने ऑडियंस को भी बताना चाहेंगे। तो मैं आप ही से पूछूंगा सर, आपका प्रेरणा स्रोत कौन रहा है? देखिए, मेरे प्रेरणा स्रोत तो मेरे पिताजी रहे, और हालांकि कभी उन्होंने जल्दी सर्टिफिकेट नहीं दिया किसी अच्छे काम का। जैसे मैं कुछ अच्छा करके आता था तो एक अपेक्षा होती है हर बच्चे की कि पिता प्रशंसा करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे गढ़ने में और जो कुछ भी मैं बन पाया हूँ उसको बनाने में मेरे पिताजी का जो ट्रेनिंग कर देने का तरीका था वो अभूतपूर्व था, बहुत ही अच्छा था, और वो एक बहुत संघर्ष करने वाले व्यक्ति थे। तो मेरे प्रेरणा स्रोत भी वही रहे हैं। और रही बात घर से बाहर निकलने की, तो घर से बाहर निकलने के बाद मुझे सबसे अधिक जो व्यक्तित्व प्रभावित करता है वो सुभाष चंद्र बोस जी का। सर के प्रेरणा स्रोत सुभाष चंद्र बोस हैं। आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपके प्रेरणा स्रोत कौन है। तो सर, हम मित्र यार की बात कर लेते हैं। आपका कोई क्लासमेट में ऐसा ही दोस्त रहा होगा जिससे आप अभी भी बातें करते हो, और कुछ ऐसे पुराने यादें क्लासरूम की अगर बताना चाहें तो आप हमारे ऑडियंस को बता सकते हैं। हाँ, बहुत सारे दोस्त मित्र हैं, बहुत सारे यार हैं जिनसे बातें होती हैं। और अभी मैं रिसेंटली हैदराबाद गया था, वहाँ मेरे मित्र हैं, उन दोनों के साथ बड़ी अच्छी रहा। सभी मेरे मित्र अब 55-56 साल के हो गए हैं, तो सभी गंभीर हो चुके हैं, उस तरह का मजाक नहीं करते हैं। लेकिन 2-4 मित्र ऐसे हैं जिनके साथ हम लोग अभी भी अपने क्लास की यादें ताज़ा करते हैं, मिलते हैं, बातें करते हैं। और मैं तो चाहता हूँ कि ऐसा समय मिले कि हम सब खाली मिल बैठें 4 यार और शाम करें गुलजार। लेकिन सभी अपने अपने काम में व्यस्त हैं, परिवार में व्यस्त हैं, और ये तो भगवान की कृपा है कि मेरा कोई भी मित्र ऐसा नहीं है जो खाली है, बेरोजगार है। वो सब कहीं ना कहीं अपने काम में व्यस्त हैं, मैं भी व्यस्त हूँ। तो वो हमारा सम्मान करते हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। देखते देखते उत्सव कब ये दोस्ती एक दूसरे को परेशान करने वाला संबंध, कब एक दूसरे की सहायता करने वाला संबंध बन जाता है, कब एक दूसरे का सम्मान करने लगते हैं। जो अबे तबे से बातें शुरू होती थी वो सब सर से बातें शुरू होने लगी हैं। बिल्कुल। मैसेज भी करते हैं तो उनके मैसेज में एक गंभीरता झलकती है। शायद यही उम्र का अनुभव होगा। तो यादें तो बहुत सी हैं, लेकिन उसको शेयर करने के लिए मुझे लगता है कि 2-4 दिन भी कम होगा। तो बिल्कुल मैं चाहूँगा कि मेरे सभी मित्रों को, जो मेरे शुभचिंतक भी हैं और पूरे विश्व में फैले हुए हैं, ऐसा भी नहीं कि केवल बनारस में है, हमारे मित्र इस समय पूरे विश्व में फैले हुए हैं। शायद ही कोई धरती का ऐसा क्षेत्र हो बड़ा जहाँ पे हब जिसको हम कहते हैं, जो IT हब हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का हब हो, चाहे बिजनेस का हब हो, हर जगह हमारे मित्र हैं। तो मैं सबको आपके चैनल के माध्यम से हेलो बोलता हूँ, नमस्ते बोलता हूँ, और उनको क्लास की मीठी मीठी यादें। तो एक बात मैं
बस शेयर करूंगा, हमारा मित्र दिल्ली में है, वो अच्छा बिजनेसमैन है, उसका नाम दीपक है। हम लोग इंजीनियरिंग साथ कर रहे थे, तो उसके जो है यहाँ पर एक मस्सा हुआ करता था। तो मस्सा है अभी भी, अब तो थोड़ा मोटा तगड़ा हो गया है, बड़ा हो गया है। तो उसके जो है चिढ़ाने के लिए उसको हम लोग, ओठ पे मस्सा था तो एक मैं गाया करता था हमेशा, अब मैं समझा तेरे रुखसार पे तिल का मतलब, दौलते हुस्न पे दरबान बिठा रखा है। तो ये चीज़ें जब उसको बोलते थे तो वो समझता नहीं था, उर्दू उसको आती नहीं थी, और बार बार वो हंसता था, बोलता था कि यार क्या बोलते हो। जब ये वो क्लास में घुसे, मैं इस शेर को बोल दूँ, सारे बच्चे हंसने लगे, उसको समझ में ना आए। लेकिन जब वो समझा इस बात को कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कि ये शायर ने अपने प्रेमिका की खूबसूरती में इस बात को लिखा है, दौलते हुस्न पे दरबान बिठा रखा है, तो उसके इस दिल के लिए कहते थे। तो वो बहुत झगड़ा किया मेरे से, एकदम मतलब मारपीट की स्थिति आ गई थी। पता चला, जब उसको पता चला कि तुम हमको क्या समझते हो, क्यों ऐसा कहते हो, तो हमने कहा यार मैं तो बस उसको याद करने के लिए कहता था। तो ऐसी मीठी बहुत सारी यादें हैं जिनको, एक बार हमारे एक मित्र थे जो हम लोग यूपी कॉलेज में पढ़ रहे थे, उन्होंने इंटरवल हुआ, सारे बच्चे चले गए बाहर कैंटीन वैंटीन में घूमने टहलने, और वो कहीं से कूड़ा इकट्ठा करके ले आया, कैसे मेहनत करके। वो 4 पंखे क्लास में लगे थे, चारों पंखे की ब्लेड, पंखा बंद कर दिया, ब्लेड पे सारा कूड़ा रख दिया, और इसके बाद स्विच ऑफ कर दिया। बच्चे आए, ये समझ रहे हैं कि लाइट ही नहीं है, बिजली नहीं है, क्योंकि पहले बिजली बड़ी कम रहा करती थी, आप जानते हैं। बिल्कुल। तो सब चुपचाप क्लास में बैठे थे। जैसे ही टीचर क्लास में घुसे हैं, उसने मुझसे कहा राहुल पंखा चलाओ। तो मुझे लगा कि इसी ने बंद किया होगा, तो हम तो सर क्लास में घुसे हैं, जाके पंखा चला रहे हैं। मैंने स्विच ऑन किया, और जैसे ही पंखा घूमा, वो सारा कूड़ा जो है पूरे क्लास में बिखर गया। मतलब शरारत। तो अब शरारत इस तरह, मार मैं खाया कि लगता है इसी ने रख के पंखा बंद किया था, और इसीलिए इसने जो है पंखा चलाया है, कि मेरे आने पे, सर के आने पे उसने करवाया था ये काम। मार मैं खाया, लेकिन दोस्ती ऐसी थी कि मैंने उसका नाम डिस्क्लोज नहीं किया। मार खा लिया लेकिन उसका नाम डिस्क्लोज नहीं किया। बाद में फाइन के रूप में उनसे समोसा खाए थे, वो तो अलग बात। मतलब फाइन ले लिए आप? फाइन ले लिए। तो सर, ये आपके क्लासरूम की आपने यादें बताई, मित्र के बारे में बताया। सर, आपका पसंदीदा सब्जेक्ट कौन सा था? पसंदीदा सब्जेक्ट तो देखिए, बहुत पढ़ाई में बहुत मन नहीं लगता था मेरा, लेकिन क्लास 9 तक मैं कभी क्लास में सेकंड नहीं आया। तो माता पिता भी जानते थे कि ये पढ़ेगा तो अच्छा करेगा, पढ़ने में अच्छा है, दिमाग ठीक है। ऐसी माँ को तो कम से कम कॉन्फिडेंस रहता ही था। लेकिन मुझे यूपी कॉलेज को मैं धन्यवाद दूंगा, और हमारे, मैं 3 साल यहाँ पढ़ा, संत अतुलानंद कॉन्वेंट स्कूल में, 80, 81 और 82 3 साल यहीं पढ़ा। तो उस समय एक सर थे के मिश्रा सर, जिन्होंने मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट पैदा किया। इसके बाद मुझे सुधीर चंद सिंह जी सर मिले यूपी कॉलेज में, और मुझे लगता है कि मैथमेटिक्स का अगर टीचर के रूप में बनारस के अवार्ड दिया जाना चाहिए काशी के, तो के मिश्रा सर को और सुधीर चंद सिंह सर को देना चाहिए, क्योंकि सुधीर चंद सिंह सर ने इतनी सरलता से सारे विषय को पढ़ाया कि मैथ्स में थोड़ा इंटरेस्ट पैदा हो गया। और मैं आज ही बच्चों को कहता हूँ कि अगर समझना है अच्छे से, आपको मज़ा आने लगेगा अगर आप मैथ्स को समझेंगे। तब बिना समझे पढ़ेंगे, याद करेंगे तो फार्मूला तो बहुत हैं, कितना याद करेंगे आप। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि चूँकि मैथमेटिक्स घर घर में है, आप सब्जी लेने वाली जो गृहिणी है वो भी मैथमेटिक्स से ही कैलकुलेशन करती है, बच्चे से लेके कमरे की साइज़ कितनी बड़ी होगी ये भी मैथमेटिक्स है, आज जो आप कर रहे हैं ये भी मैथमेटिक्स है। तो मेरा तो पसंदीदा विषय साइंस प्लस मैथमेटिक्स है, लेकिन मैथ्स को मैं ज़्यादा ऊपर रखता हूँ। बिल्कुल सर, अभी ये सब बातें हो गई। अगर आपको शिक्षा, आज की जो शिक्षा व्यवस्था है, इसमें बदलाव लाने की बात कही जाए, तो आप सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देंगे, अगर आपके हाथों में दिया जाए तो? बदलाव लाने के लिए जी, तो देखिए, मैं तो बच्चों से ये कहूँगा कि दूसरी बात यह है कि शिक्षा में जो ज़बरदस्ती पढ़ाया जा रहा है, और जो शिक्षा का बजट इतना बड़ा होता है, आप देखिए इंटरमीडिएट तक कोई बच्चा जल्दी सरकारी विद्यालयों में पढ़ना नहीं चाहता है, और इंटर के बाद कोई सरकारी विद्यालय से हटना नहीं चाहता है। बिल्कुल, सभी चाहे किसी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कोई कमी है शिक्षकों के समर्पण में। और हमारे सरकारें तो मेहनत कर रही हैं, योगी जी तो हमारे बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, और बड़े अच्छे अच्छे
अधिकारियों को उन्होंने लगाया है कि शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाए। तमाम मॉडल स्कूल बन रहे हैं, कंपोजिट विद्यालय बन रहे हैं, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई एक साथ कराई जा रही है। इन सारे प्रयासों के बाद भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं बढ़ रहे हैं, विद्यार्थी नहीं बढ़ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले मैं शिक्षकों से बात करूंगा और उनके हृदय परिवर्तन की बात करूंगा कि आखिर ऐसी क्या बात है कि आपको इतना वेतन भी मिल रहा है, आपको सुरक्षा भी मिल रही है, सरकारी नौकरी भी मिली हुई है, तो बच्चे क्यों नहीं आकर्षित हो रहे हैं आपकी तरफ? तो सर इसी मुद्दे पे हमने कुछ शिक्षकों से बातें की थी, तो उनका एक राय था कि हमें शिक्षक हमें बनाया गया, तो हम शिक्षक पढ़ाने के लिए हमें नियुक्त किया गया, लेकिन हमसे मिड डे मील की काम करवाया जा रहा है, खाने बनवाने की बात कही जा रही है। इस पर आपकी क्या राय है? अच्छा देखिए, यही कमी है ना। मैं कह रहा हूँ कि जब आप पिता के रूप में उन विद्यार्थियों को देखेंगे, केवल आप वेतनभोगी कर्मचारी की तरह नहीं जाएंगे वहाँ पर, तो क्या अपने बच्चे को आप भोजन नहीं कराते कि भाई मैं पिता हूँ, पैसा कमा के ला के रख दिया, तुम्हारी माँ ने खाना नहीं बनाया, तुम भोजन मत करो, मुझसे इससे मतलब नहीं, पैसा मैंने दे दिया है, तो आपका काम वही पूरा हो जाता है क्या? बिल्कुल। तो एक सामूहिक जिम्मेदारी है ये मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बैठ के भोजन नहीं कराएंगे, ना ही जिले का जो आला अधिकारी है, कलेक्टर है, वो भोजन कराएगा, व्यवस्था करते हैं। तो अगर आपको अपने बच्चे, उनको अपना बच्चा मानिए ना, उनको आप ये क्यों मानते हैं कि ये विद्यार्थी हैं या फला जाति के हैं, फला उसके हैं? इन सब चीज़ों से हट करके केवल उनको देश का नागरिक और अपना पुत्रवा मानिए। अगर आप उनको पुत्रवत मानेंगे, उनसे आप घिन नहीं करेंगे, उनसे प्यार करेंगे, तो उनको भोजन कराना, पढ़ाना दोनों आपकी सामूहिक जिम्मेदारी है। और मैं तो कहता हूँ कि जितने सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस हैं, जैसे हम लोग चला रहे हैं, जी। ये अभिभावकों के दिए गए समर्पण राशि से के कुछ अंश को, जो हम वेतन पे नहीं खर्च करते हैं, अन्य जगहों पे खर्च करते हैं, से विद्यालय बना है। और इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के आपको दिया जा रहा है। 8,000 रुपये प्रति विद्यार्थी खर्च आता है प्राइमरी स्कूल के शिक्षण में। मैं 4,000 रुपये फीस लेता हूँ, 5,000 फीस लेता हूँ, तो कहा जाता है कि लूट रहे निजी विद्यालय, बहुत महंगी शिक्षा व्यवस्था हो गई है। लेकिन आप कभी सोचिए, ये तो हम अभिभावकों का समर्पण कहेंगे। हमारे पास संख्या ज़्यादा है, हम सर्वाइव कर ले रहे हैं। ये संख्या कम होगी तो बहुत से ऐसे विद्यालय भी हैं जो सैलरी नहीं, ठीक से वेतन नहीं दे पाते हैं, तो उनकी भी पीड़ा सोचिए। मैं पूर्वांचल स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन बनाया हमारे दीपक मथुक जी ने, वर्तमान में मुझे उन्होंने इसका अध्यक्ष का पदभार दिया। 100 से अधिक स्कूल इसमें हमारे एसोसिएशन में जुड़े हुए हैं, और सबकी पीड़ा यही है कि बच्चे विद्यालय नहीं आना चाहते। हाँ, ये समस्याएं ज़्यादा सुनने को मिलती है। तो और सबकी पीड़ा ये है कि शिक्षक जो आते हैं वो उनको, सर हम इतना वेतन देते हैं फिर भी टिकते नहीं अच्छे शिक्षक। अगर उनकी सरकारी नौकरी लगी, छोड़ के चले जाते हैं। क्यों? वेतन की वजह से। तो वेतन की जो विसंगति है कि हम 50,000 रुपये वेतन दे रहे हैं और काम उससे 12 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे ले रहे हैं। पढ़ाना पड़ता है हमारे यहाँ टीचर को, सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस में, स्कूल्स में। लेकिन जो सरकारी नौकरी जिनको मिल गई है, उनको सिक्योरिटी मिल गई है, और वो वेतन तो ले रहे हैं 2 लाख रुपए, लेकिन उस हिसाब से वो बच्चों को आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है पहले की तरह हमारे शिक्षक दौड़ा के मैदान में पकड़ते थे हमको, वो भी सरकारी शिक्षक थे। तो अब क्यों नहीं वैसा होता है कि आप बच्चे के घर जाइए, पता करिए, और जहाँ ऐसा हो रहा है, जिस भी स्कूल में, चाहे वो जिस बोर्ड से संबंधित है, चाहे जिस प्रदेश के बोर्ड से संबंधित है, जहाँ शिक्षक अच्छे हैं वहाँ पर अभी भी बच्चों की संख्या भी है, अच्छे बच्चे भी निकल रहे हैं, सिविल सर्वेंट भी वही निकल रहे हैं। तो मैं तो, आपने परिवर्तन की बात पूछी कि आप क्या करना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो मैं यही करूँगा कि शिक्षकों का हृदय परिवर्तन और विद्यार्थियों को उनके लक्ष्य के प्रति जागरूक करने का काम शिक्षक करेंगे, तो शिक्षा व्यवस्था अपने आप ठीक हो जाएगी। ये कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं कि मैं आपको दूं ज़बरदस्ती, खा लीजिए, लड्डू है, लो भाई लड्डू खा लो, अब तुम अमर हो गए, अब तुम ज्ञानी हो गए। ये तो प्रैक्टिस की चीज़ है, और 2 लोगों के बीच में परस्पर होता है। महात्मा हमारे तुलसीदास जी महाराज, ये किस CBSE स्कूल में पढ़े थे? कबीरदास जी किस CBSE स्कूल में पढ़े थे? इसका मतलब कुछ नैसर्गिक प्रतिभा होती है। आत्म मंथन, चिंतन किया उन्होंने, और उनके साथ कितनी बड़ी चीज़ निकल के आ गई रामचरितमानस। आप समझ लीजिए इससे। कबीरवाणी के बारे में क्या कहेंगे आप? किसी शिक्षक ने पढ़ाया था क्या उनको? लेकिन किसी को गुरु उन्होंने माना था। तो गुरु का गुरुत्वाकर्षण, गुरु शब्द ही गुरुत्वाकर्षण से बना है। हम उसको कहते हैं, गु माने अंधकार, रू माने दूर करने वाला, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसको गुरु कहते हैं। तो वैसे गुरुओं की पहले खोज होनी चाहिए। वेतनभोगी कर्मचारी जब तक शिक्षक होंगे,
तब तक शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन नहीं आएगा। तो अब हम यहीं से पॉडकास्ट को समाप्त करेंगे। आपके पास भी समय का अभाव है, आपने अपना कीमती समय हमें दिया है। जी जी जी। तो एक लास्ट सवाल पूछते हुए हम पॉडकास्ट एंड करते हैं। इन सब संगठन को चलाने का कई दायित्व आपने लिया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, उद्देश्य तो देखिए, मैं स्वयं सेवक हूँ, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़ा हूँ। तो हम लोग जो बचपन से, हमारी तीसरी पीढ़ी है, बल्कि मेरे आगे मेरे पुत्र जो हैं उन्होंने भी संघ पे एक किताब लिखी और संघ के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो उसने क्या दिया है समाज को, इसकी उसकी उपलब्धियाँ क्या रही हैं, उस पर उन्होंने एक पुस्तक लिखी है। तो मैं चाहता हूँ कि हर युवा उस पुस्तक को पढ़े, और वो अमेज़न पे उपलब्ध भी है। तो एक बार पुस्तक का नाम आप बता देंगे? 100 years दी RSS, 100 years ऑफ नेशन बिल्डिंग, डेडिकेशन एंड सोशल सर्विस। तो मेरा उद्देश्य है कि शिक्षा को मैंने माध्यम बनाया। मैंने जैसा कहा कि हर चीज़ ईश्वर के आदेश पे होती है। पिताजी का मेरे वो था, आदेश था, मेरा भी मन था माँ बाप के साथ रहने का, उनकी सेवा करने का। तो मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे अपने माँ बाप के साथ रह के सेवा करने का अवसर मिला, और उसी भूमि पे रहने का अवसर मिला जहाँ मैं पैदा हुआ। ये इतना बड़ा सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है। तो एक तो ये चीज़ है कि आप हमारा उद्देश्य था कि नहीं, हम शिक्षा के माध्यम से समाज की सेवा करें, उन लोगों को शिक्षा दी जाए जिनके पास भाई बहुत अकूत संपत्ति नहीं है। वो चाहते तो हैं अच्छी शिक्षा लेना, लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो एक ऐसा विद्यालय का संचालन, चूँकि माता पिता दोनों शिक्षक थे, तो उनके मन में भी यही संकल्प था। मैं उसी संकल्प को लेके आगे बढ़ रहा हूँ, मानवता की सेवा। मानवता की सेवा। और मुझे लगता है कि जब सेवा भारती में मुझे अवसर दिया संगठन ने कि आप सेवा भारती के प्रांत अध्यक्ष का दायित्व लीजिए, मेरे पास समय कम था, मैंने कहा भी कि मैं समय नहीं दे पाऊँगा, तो मुझे ये कहा गया कि आप कभी कभी भी आ जाइए, तो भी कोई बात नहीं है। तो इसके लिए मैं ईश्वर को ही धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया। और हम कोविड में हजारों जानें हमने बचाई हैं सेवा भारती की हमारी टीम ने, और आज भी हम लगातार सेवा कर रहे हैं। कभी आपको अवसर मिले उत्सव जी, तो आप हमारे सेवा भारती के प्रकल्प पे आइए। वहाँ कम से कम 200-250 महिलाओं को हम लोग रोजगार दे चुके हैं, और अभी भी वहाँ पे एक संस्कार केंद्र चल रहा है, संस्कार केंद्र चल रहा है, जिसमें बस्तियों से उन बच्चों को जो कि अपने आप को देश का नागरिक मानते ही नहीं, समाज से कटे हुए हैं, उनको हम वंदे मातरम की प्रेरणा देते हैं, उनको मेन स्ट्रीम से जोड़ने का काम करते हैं। आर्थिक परिदृश्य केवल नहीं है इसमें, वो बच्चे विद्यालय जाते हैं, सरकारी स्कूल है, लेकिन उनको गाली गलौज नहीं करनी चाहिए, कोई सिखाने वाला नहीं है। उनको वंदे मातरम बोलना चाहिए, बताने वाला नहीं है। मैंने कहा ना, वेतनभोगी कर्मचारी। तो हमारे जो समर्पित स्वयंसेवक हैं वो निस्वार्थ भाव से, हमने कई जगह देखे भी हैं। अभी रेल हादसा भी हुआ था, तो उसमें भी संघ के लोग ही पहुंचे थे, बाकी सब दूर थे। वो संघ तो देखिए बहुत बड़ा संगठन है, उसमें बात करें तो हम फिर मैंने कहा कि 2-4 दिन लग जाएंगे, और लगातार मंथन हो रहा है कि राष्ट्र प्रथम का भाव मैं अपने यहाँ भी विद्यार्थियों में भरना चाहता हूँ। हर जगह विद्यालय में लिखवा रखा है कि सबसे पहले देश, माता पिता से भी पहले हमारा देश आता है। तो उस भाव को हर व्यक्ति तक पहुंचाना चाहिए ना। ये इसलिए कि केवल आप उत्सव पांडे हैं, मैं राहुल सिंह हूँ, वो फला सवर्ण जिसको हम कहते हैं, तो इन्हीं लोगों का देश नहीं है, देश सबका है। देश जंगल में रहने वाले कोल भील है, उनका भी है। तो वनवासी कल्याण आश्रम का संरक्षक का दायित्व है मेरे पास। वहाँ हम 40-45 बच्चों को रख करके उनका जीवन यापन करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। इसके अलावा संस्कार केंद्र है, फिर स्वावलंबन केंद्र चलता है सेवा भारती का। तो स्वावलंबन केंद्र में उन महिलाओं को हम लोग ले आते हैं जिनके घर में लड़ाई झगड़ा, शराबी पति है, या नहीं कुछ कर पा रही हैं, कुछ उनकी आय बढ़ानी है, तो उनको कुछ ऐसी आर्ट कला सिखा दें जिससे कि वो अपना जीवन यापन कर सके, अपने बच्चे को पाल सकें। तो इस तरह के तमाम केंद्र देश भर में लाखों की संख्या में चल रहे हैं। मुझे तो केवल काशी प्रांत के 12-11 जिलों का दायित्व मिला है, लेकिन उसमें भी मुझे लगता है कि मुझे और करना चाहिए। अभी बाकी है, अभी कुछ बाकी है। कोशिश कर रहा हूँ जितनी ईश्वर क्षमता दिए हैं उसमें। मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे समाज का निर्माण है। बिल्कुल। और अभी हम एक सवाल और रहेगा छात्रों के लिए, जो छात्र किताबी ज्ञान के अतिरिक्त
उनको और किन किन विषयों पर ध्यान देना चाहिए, उनके लिए एक सलाह आप दे दीजिए, क्योंकि आप शैक्षण संस्थान के संचालक हैं और शिक्षा जगत में आपके बहुत नाम है, तो एक बता दीजिए सलाह। मैं तो ये कहूँगा कि विद्यार्थियों से मेरा ये आग्रह है कि उसको एंजॉय करें। जैसे आप रील एंजॉय करते हैं, जैसे आप सोशल मीडिया के कंटेंट एंजॉय करते हैं, जैसे आपको मोटरसाइकिल चलाना एंजॉयमेंट लगता है, कार चलाना एंजॉयमेंट लगता है, इसी तरह नई किताब को खोलते हैं, उसकी एक महक अलग होती है। नई किताब को सूंघने में जिस विद्यार्थी को आनंद आता है, केवल नई कार सूंघने में आनंद न लीजिए, नई किताब सूंघने में आनंद लीजिए, तो वो अपने आप अच्छा करने लगता है। उसको अपनी किताब, जिसे हम विद्या माता कहते थे पहले, और जरा सा टच हो जाए पैर से तो उसको माथे पे लगा करके रखते थे, तो वो सम्मान पुस्तक को दीजिए। उसको निर्जीव चीज़ मत मानिए कि अरे ये क्या है, किताब तो ऐसे ही किसी ने लिख दिया है। एक बात तो ये मैं कहना चाहूँगा कि वो विद्या माता का सम्मान हर विद्यार्थी करे, चाहे वो जिस धर्म का धर्मावलंबी हो, पुस्तक का सम्मान करिए। और दूसरा ये है कि किताबी ज्ञान का मतलब यह है कि केवल आपने किताब से ज्ञान ले लिया, उसको अपने अंदर रख लिया, तो आप केवल एक फोटोकॉपी मशीन जैसे हो जाते हैं कि जो इनपुट आया, हमने जो पेज रखा, बटन दबाया, प्रिंट आउट निकल गया। उसको धारण करना है। तो प्रिंट आउट निकलने का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के समय में प्रिंट आउट निकालने वाली फोटोकॉपियर मशीन मत बनिए। आप खुद से डेवलप करिए चीज़ों को। तो एक जो मैं अक्सर विद्यार्थियों से कहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश भर के विद्यार्थियों को, पूरे विश्व के विद्यार्थियों को मैं ये पहुँचाना चाहता हूँ कि हरदम अपने अंदर क्यूरियोसिटी रखिए। ये लाइट जल रही है, सफ़ेद क्यों है? कुछ जानने की क्यूरियोसिटी। तो क्यूरियोसिटी जब आपके मन में होगी, उत्सुकता होगी, तो इट जनरेट्स क्वेश्चन। तो प्रश्न आएगा आपके मन में। आप अपने शिक्षक से पूछेंगे कि सर आपने पढ़ा तो दिया कि इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा है, करंट इधर फ्लो कर रहा है, क्यों? क्यों, कैसे? क्वेश्चन जनरेट्स नॉलेज। जब आप क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको शिक्षक आपका आंसर देगा, उससे आपका ज्ञान बढ़ेगा। और जब ज्ञान बढ़ जाएगा, नॉलेज आ गई आपके अंदर, तो आप बुद्धिमान हो जाएंगे। तो नॉलेज जनरेट्स विजडम। तो धैर्य धारण करिए, ध्यान अपना केंद्रित करिए, थोड़ा सा योगा प्राणायाम करिए, सांसों को रोकने की कला सीखिए, सांस रोकिए, धीरे से छोड़िए। और इन सब कलाओं से बच्चे के अंदर धैर्य रखने की प्रतिभा आएगी कला। जल्दी से क्रोधित न हो जाइए। जल्दी से खुश हो गए, जल्दी से क्रोधित हो गए, तो मुझे लगता है कि एक जो श्लोक है, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय। सुख दुख में एक समान रहना, सुख और दुख में एक समान, और लाभ और हानि में एक समान। ऐसी सोच विद्यार्थी के अंदर आनी चाहिए। नंबर आ गया, बड़ी अच्छी बात है, नहीं आया कोई बात नहीं। अगली बात, आपका अगर बोर्ड की परीक्षा है, आप परीक्षा देने जा रहे हैं, आपके मन में है नंबर लाना, नंबर लाना, नंबर लाना। माँ कह रही है बेटा मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, मैं गिर गई हूँ या मैं परेशान हूँ। आपको अपने माँ बाप का ख्याल ही नहीं है, नंबर लाने के चक्कर में पड़े हुए हैं कि हमको आज फिजिक्स का है, क्या होगा, बोर्ड खराब हो जाएगा। माँ कह रही है कि देखो तुम अपने नंबर पे ध्यान दो, लेकिन मेरी ड्यूटी ये बनती है पहले माँ को संभालूं, नंबर देखा जाएगा। बिल्कुल सही। मैं अपने विद्यार्थियों को या देश के सभी विद्यार्थियों को ये संदेश देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि माता पिता की सेवा पहले करिए, नंबर और किताबी ज्ञान बाद में रखिए। क्योंकि अगर कितना भी आप ज्ञान पा जाएंगे, अगर माँ का आशीर्वाद, पिता का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद आपके साथ नहीं होगा, तो आप अंत में सफलता जिसको कहते हैं, आज बिल गेट्स एक दिन में नहीं बना है, एलन मस्क एक दिन में नहीं बना है, मोदी जी एक दिन में नहीं बने हैं, योगी जी एक दिन में नहीं बने हैं। इन लोगों का वर्षों का संघर्ष रहा है। और मैं तो थोड़ा बहुत इतिहास जानता हूँ। मोदी जी के पास समोसा खाने का पैसा नहीं होता था दिल्ली में, और ये झाड़ू लगाते थे बैठ के वहाँ कार्यालय में। बिल्कुल, उनकी कई तस्वीरें भी ऐसी हैं। तस्वीरें तो मान लीजिए ठीक है, आजकल तस्वीरें दिखती हैं सबकी, लेकिन मैं उनके व्यक्तित्व को अंदर से जानने वाले, चना खा के रात बिताई है बहुत सारी, उनके साथ जो उस समय में लोग घूमे हैं, उन लोगों ने मुझे बताया है। आज वो दुनिया में नहीं है, उन लोगों ने मुझे बताया किस प्रकार से संघर्ष करके आज यहाँ पहुँचे हैं। कितना धैर्य रखा होगा। आप सोचिए कि धैर्य से लगे रहे, हम अधीर हो जाते हैं। यहाँ 2 साल में हमको सफलता नहीं मिली, इतनी जल्दी पड़ गई है कि माँ बाप भी तुरंत इंटरफियर करते हैं और उसको 9th में ही कोचिंग में एडमिशन दिला दे रहे हैं। मना करिए तो वो सोचते हैं कि अपने स्कूल चलाने के लिए इन्होंने ऐसी बात कहा है। आज दिन में कोचिंग चल रही है तो स्कूल कब चलेगा?
मैं कोचिंग संस्थान के खिलाफ नहीं हूँ, कोचिंग संस्थान भी एक एक्स्ट्रा, जो बच्चे कमज़ोर हैं उनको हेल्प मिलनी चाहिए, जो बहुत अच्छे बच्चे हैं उनको गाइड करिए आप, लेकिन मिसगाइडेड मिसाइल मत बनाइए। जिस बच्चे के अंदर क्षमता नहीं है उसको अगर आपने लाखों रुपए ले लिया, कोचिंग में प्रवेश भी दे दिया और दिन में ही कोचिंग चलाने लगे, तो बच्चा विद्यालय जाने से कतराता है, उसको मेहनत करने की क्षमता कम हो जाती है, उसके अंदर धैर्य नहीं रहता है, जल्दी से क्रैक कर लें, IT क्रैक कर लिए, JEE क्रैक कर लिए, नीट क्रैक कर लिए, क्या करोगे क्रैक करके? तुम ही क्रैक हो जा रहे हो करने में। क्रैक का 2 मीनिंग होता है ना, एक तो आपने वो कंपटीशन क्रैक किया और दूसरे आप खुद ही क्रैक हो गए। और आप देखिए जो इस तरह के बच्चे जो क्रैक भी कर ले रहे हैं, IT JEE क्रैक कर लेना, उनसे आप जरा माइक दीजिए, कहिए बेटा जरा 4 शब्द बोल दो अपनी सफलता के बारे में। तो चूँकि वो स्कूल गए नहीं, उनकी स्कूलिंग प्रॉपर नहीं हुई, तो वो सोशलाइज भी नहीं होते हैं, समाज से मौसा मामा चाचा सबसे कटे हुए हैं। तो ऐसे बच्चे जो है वो 2 शब्द बोल भी नहीं पाते, उनकी आंखें झुक जाती है, पर्सनैलिटी खराब हो जाती है, फिर वो 3rd ईयर 2nd ईयर में जाके सुसाइड भी कर लेते हैं। इन्हीं कारणों की वजह से आज हमें रिश्तों में कड़वाहट दिखने को मिलते हैं। अब रिश्तों में कड़वाहट तो जिम्मेदारी केवल विद्यार्थियों की नहीं है, पूरे समाज की है। अगर मेरे घर कोई आया मिलने के लिए और वो मेरा दूर का रिश्तेदार है, मेरे मौसा है, मामा है, गांव से आए हैं, और मुझे पता चला और मैंने अपने बच्चे के सामने कह दिया, अरे फिर आ गए दिमाग खाने, होता है ना ऐसा, जनरली बोल देते हैं हम, आप बिल्कुल अनजाने में बोल देते हैं। तो बच्चा अगर आपका 8 साल का 10 साल का है, उसके मन में आया कि पिताजी खुद मौसा का सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो बच्चा क्यों करेगा? पिताजी खुद फूफा का सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो बच्चा कैसे करेगा? मोबाइल पे फ़ोन आ रहा है, आप कहते कह दो नहा रहे हैं, दे दिया फ़ोन बच्चे को, कह दो पूजा कर रहे हैं, कह दो पापा नहीं है अभी। तो ये चीज़ें हम झूठ बोलना सिखाते हैं ना बच्चे को, तो ये कहीं ना कहीं समाज का दोष है, ये न्यूक्लियर फैमिली का दोष है। जो माता पिता केवल बच्चे को लेके रह रहे हैं, उनके पास समय नहीं है, दोनों वर्किंग है, बच्चा अकेले है, लौट के आ गया वो कोचिंग से, विद्यालय से, फिर मोबाइल पे लगा हुआ है या कहीं इधर उधर कर रहा है, किससे बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, कोई कंट्रोल नहीं है। तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा समाज को, हम बड़ों को थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल करना होगा, और अपना व्यवहार, पेरेंटिंग बहुत बड़ी कला है, अपना व्यवहार हमको ऐसा रखना पड़ेगा, पेरेंटिंग ऐसी करनी पड़ेगी कि हमारे किसी व्यवहार का असर, बहुत सौभाग्यशाली कोई होता है तो जिसके बच्चे, मान लीजिए मेरे अंदर कमी है फिर भी मेरे बच्चे अच्छे हैं, लेकिन बहुत सौभाग्यशाली ऐसा कोई होता है नहीं। तो बच्चे जनरली माता पिता के द्वारा, अगर माँ बाप गज़ल सुन रहे हैं तो बच्चा भी गज़ल सुनेगा, माँ बाप के आचरण पे ही बच्चे पलते हैं। तो इसलिए ये संदेश मैं समाज को देना चाहूँगा, उन माता पिता को जो भी यंग है उनको देना चाहूँगा कि अगर आप व्यवहार गलत करेंगे तो आपका बच्चा भी वैसा ही व्यवहार करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना बहुत धन्यवाद उत्सव जी और आपकी पूरी टीम को। मैं सबके नामों से परिचित नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों ने जिस प्रकार से सेटअप किया और इतने कम समय में इतना सुंदर आपने साक्षात्कार किया, मेरे संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए और मेरी शुभकामनाएं, सद्भावनाएं आप लोगों के साथ हैं। ईश्वर करें आप किसी अच्छे महान व्यक्ति का साक्षात्कार करें, स्वामी जी आपको आशीर्वाद दे, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।